वाटर। क्वेश्चन है व्हाई टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर appear on ice cold glass of water। अगर तुमने पानी भर दिया किसी ग्लास में, ठंडा पानी, तो उसके बाहर में आपको टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखने लगती है कि नहीं? तो ऐसा अदिति क्यों होता है? सर क्योंकि वो आइस कोल्ड वाटर और बाहर का जो सराउंडिंग है वो हॉट होता है, तो फिर सिर्फ उसकी वजह से कंडेंसेशन होता है। सर बाहर भी वेपर्स होते हैं, बाहर की जो वेपर्स हैं, तो इन्होंने बताया कि जो इसके अंदर तो आइस कोल्ड वाटर है, सो आउटसाइड के जो वेपर्स इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या करेंगे? दे लूज देयर लेटेंट हीट ऑन द सरफेस ओवर किसी वेपर, क्योंकि बहुत ठंडा है तो वे लूज कर देते हैं। और लेटेंट हीट अगर वेपर की चली गई तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं? एंड दे स्टे देयर इन दिस वे टाइनी ड्रॉपलेट्स। अगर यहाँ तक पानी भरा है तो क्या तुम्हें बाहर ऐसे ऐसे दिखेगा कि जैसे ठंडा पानी है? स्टील के ग्लास में नहीं दिखता, तो बड़ा ठंडा है। कहाँ से बाहर पानी आता है? अंदर से थोड़ी छन के आता होगा। तो बाहर से जो उसमें टकराते हैं वे अपना लेटेंट हीट वहीं छोड़ देते हैं और वहीं पर वे वाटर बन के रह जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, जब ये वेपर ऊपर उठती हैं तो ऊपर ठंडक होती है, दे लूज देयर लेटेंट हीट और वहीं पर वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाती है। वही तो कंडेंसेशन है। सो वाटर कंटेन्स, अब इसका आंसर क्या है? वाटर, ये एयर कंटेन्स वाटर वेपर होती हैं, ठीक है। दीज कोलाइड विद सरफेस ऑफ वाटर, ये सरफेस ऑफ वाटर से टकराएंगी एंड लूज देयर लेटेंट हीट, और अपनी लेटेंट हीट, क्योंकि वो ठंडा है तो लेटेंट हीट ऑन इट। तो जब आइस है, आइस को तो पिघलने के लिए लेटेंट हीट चाहिए, तो बाहर से जब पानी, ये हवा टकरा रही तो उसकी वो लेटेंट हीट ले लेगा और उससे अगर तुम पानी बन जाओ और खुद अंदर वाला पिघलने लग जाए। सो लूज देयर लेटेंट हीट ऑन इट एंड गेट कंडेंस्ड, क्योंकि वेपर का वाटर में बदलना ही तो कंडेंसेशन है। गेट कंडेंस्ड hence appear as tiny droplets of water. When we take acetone or petrol on our palm, Riya, then we feel cool. Why? Sir, because the latent heat, the ice takes up. आइस से क्या लेना है? मैं तो एसीटोन की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की। आइस से क्या लेना है? Sir, acetine are volatile in nature. That means they are easily vaporizable. It takes latent heat from our palm and get converted into water vapor. Vapor Into form, vapor. and our palm become cold. ये सही बताया। As heat is extracted from our palm, so we feel cool. ठीक है? नाउ रिपीट करो। Why when we take acetone या पेट्रोल हाथ में डालो, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर है, तो फिर हमें ठंडा क्यों लगता है आदित्य? As it takes latent heat from our palm, so we feel cool. लिखे इस चीज को। So तो लिखा देता है। लिखा दिया ना। When we put, तो फिर आदित्य बता क्यों नहीं पा रहे हैं? हमें लगा शायद ना लिखा है इसीलिए नहीं बता पा। When we put acetone और पेट्रोल on our palm, we feel cool. So acetone nail polish remover है, acetone और पेट्रोल, these are, ये क्या है? volatile in nature. Sir, ये हाँ, sir please थोड़ा फाइनल स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। These are volatile in nature. ठीक है सर। ओके।
सो वोलेटाइल का क्या मतलब है? इजीली वेपोराइजेबल। वेपोराइजेबल। सर इसको इवेपोराइजेशन क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो तो सरफेस से हो रहा है। सर्फ अगर मान लीजिए ये क्या है, ये एक तरीके का इवेपोरेशन ही है। वेपोराइजेशन के दोनों टाइप हैं, इवेपोरेशन कर लो या बॉइलिंग, तो वो इवेपोरेट ही हो रहे हैं, ठीक है। सो इजीली वेपोराइजेबल है, ये वोलेटाइल इन नेचर है। सो व्हेन वी पुट देम ऑन आवर हैंड, they extract latent heat from our hand, वो हमारे हाथ से latent heat ले लेते हैं and get converted into vapor। As heat is taken out from our hand, so we feel food। As heat is taken out from our hand, सर इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हाँ वो भी लिख सकते हैं, we feel cool। As we know evaporation causes cooling, so we feel, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो सर जो ये ग्लास वाला था सर, इसमें क्या अगर बीच में ऑब्स्टिकल भी आ गया फिर भी वो लेटेंट हीट ले सकता है? इसलिए क्योंकि ये जो मेटल इज गुड कंडक्टर, तो जैसे एज सून एज मेटल कम्स इन कांटेक्ट ऑफ आइस कूल्ड वाटर, सो द टेम्परेचर ऑफ मेटल इज सिंक्रोनस विद वाटर। जो वाटर का ही टेम्परेचर होगा वही मेटल का होगा। अगर तुम मेटल को बाहर से भी गर्म करो, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, तो वो अपनी एनर्जी वो ट्रांसफर करते रहते हैं। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब तुमने इसे 0 डिग्री पे रखा तो ये भी 0 डिग्री पर ही है, और 0 डिग्री होने की वजह से वो ठंडा है और बाहर 25 डिग्री की है। तो जैसे ही इस पर आएगी तो हम जानते हैं हीट मूव फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, तो वो अपनी हीट इसको ट्रांसफर कर देगा। और जब उसके पास लेटेंट हीट रही नहीं तो वो उड़ के जा ही नहीं पाएगा, वो वहीं पर गिरा पड़ा रह जाएगा। जब लेटेंट हीट ही जिसने गंवा दी तो वो वेपर कहाँ रहा? बट सर वो जो सॉलिड चीज होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, हाँ। उसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो मेटल तो लिक्विड बनती नहीं। मेटल लिक्विड नहीं बनेगी, लेकिन इसने जो अपनी लेटेंट हीट दी वो मेटल को दी, Yes. और मेटल के पास जो हीट आई उसने अंदर ट्रांसफर कर दी। तो सर वही जो अंदर का जो पानी होता है वही अब अंदर मान लो धीरे धीरे तुम्हारे पास इस पे बर्फ पड़ी है, तो इसने अपनी लेटेंट हीट बाहर वाले ने किसको दी बोलो? मेटल को। Yes, sir. तुम अगर इस मेटल को गर्म करो तो तुम्हारे पानी को पहले हीट मिलती है कि मेटल को? तो जब मेटल को मिलती है तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर अंदर वाले को दे देते हैं। ऐसे ही जब यहाँ से बाहर से पार्टिकल इस पर हीट कर रहा है वेपर, तो वेपर जो गर्म होती है Yes, sir. तो उसने अपनी लेटेंट हीट इसको दी और इन टर्न मेटल ने अंदर वाले पानी को दे दी, और पानी को जब मिली तो उसका बर्फ पिघलना शुरू हो गया। मतलब मेटल यहाँ से भी ले सकता है, अगर एक्सेस आप स्टोव पे रखो, और नहीं तो यहाँ से भी लेके वो अंदर ही दे रहा है, तो वो लेके दे रहा है। समझ आया? मेटल इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर, वो एक इंटरमीडिएट है, मतलब एक बिचौलिया है, वो इससे लेके उसको दे रहा है। सर बट जो पानी कहाँ से आया? वो तो मतलब अंदर का पानी ग्लास का नहीं, अंदर का नहीं आया, बाहर एयर में बहुत सारा मॉइस्चर है। अगर तुम देखोगे कि इतना सारा मॉइस्चर है कि कई कई जगह ही कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये जो वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ इतना सारा पानी है कि वो देखो इसमें आधा आधा बकेट, हम लोग इतना पानी है जो तुम लोग सांस छोड़ रहे हो ना, इवन उसमें भी वाटर है। तो एटमॉस्फेयर में पानी इवेपोरेट होता रहता है, तो वही पानी जो हवा में है वो जब यहाँ आया, उस पानी ने अपनी लेटेंट हीट खो दी इसके पास, और वो पानी की ड्रॉपलेट यहाँ इकट्ठी हो गई, फिर धीरे धीरे बहुत सारी इकट्ठी होने लगी, तुम्हें पानी देखिए सर हवा का पानी है ये, हवा में बहुत सारा पानी है, वही आके वहाँ अपनी लेटेंट हीट छोड़ रहा है। हाँ सर, तो दीज कोलाइड विद सरफेस ऑफ ग्लास लिखा जाएगा ना, वाटर, क्योंकि वाटर से तो कांटेक्ट कर ही नहीं रहा वाटर। सरफेस ऑफ ग्लास आपने अच्छा बताया है ना, सरफेस ऑफ ग्लास, सही है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन आप पूछा करो, अदिति कम पूछती है, तभी क्लियर करो हर चीज, ठीक है। ओके ना, अब देखो ऐसे ही बताया है कि पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम। अगला क्वेश्चन पलक, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer
करा रखें, जस्ट एक बार बता दो। वो बता नहीं पाए थे आदित्य, इसीलिए मुझे कराना पड़ा। हाँ बोलो। We are able to shift hotly from a saucer faster because when we pour the tea in the saucer, it Increases the surface. surface area becomes wider, so it becomes cold. सरफेस एरिया इंक्रीजेस, वाइडर ना बोलो, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। और फिर आगे बोलो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, Increase the rate of evaporation. रेट ऑफ Increase in surface area, increase the rate of evaporation. वी नो। So, and we know that evaporation is cooling. So, तो इसलिए so the tea or hot milk becomes cool, the milk becomes cool and we can sip faster. सही है? एक बार रिपीट करो। Yes, sir. When we put tea in the saucer, as the surface area becomes larger, so it evaporates. As surface area becomes It evaporates faster. It evaporates faster, and evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling, so milk or tea becomes cool and we can sip faster. ठीक? आगे देखो। What types of clothes should we wear during summer? बोलो why? So we should wear cotton cloths in summer because cotton cloths have tiny pores through which the sweat get absorbed and the surface area of this sweat get increased and the evaporation gets faster, and as we know that evaporation causes cooling, so our body feels cool. जो क्लॉथ हैं, कॉटन क्लॉथ्स आर हैविंग टाइनी फैब्रिक। कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तुम रेशमी कपड़ा डाल दो पानी में, उसमें पानी चढ़ जाएगा कि कॉटन के कपड़े में? कॉटन की टॉवेल डाल दो, पूरी गीली हो जाएगी। एक ही एंड डालना, पानी चढ़ चढ़ के पूरी टॉवेल गीली कर देगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो दे एब्जॉर्ब स्वेट रेडली या वेरी फास्ट। When it is absorbing sweat, तो sweat उसके फाइबर में चढ़ता चढ़ता चला जाएगा Seeps out in the holes of और fiber. उसमें बहुत सारे होल्स भी है, Spaces. फाइबर है, तो उससे क्या उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया कॉजेस Cooling. फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन। And so temperature is also high in इस sunny चीज को फिर days से and लिखिए। less जो humid. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स। सर इसमें ये भी सर, ऐड लिखा दिया था। ह्यूमिडिटी कम सर, आपने होती है लिखा है। समर अगर ये ऐसा लिखा है तो वरना इसमें ये नहीं लिखा है, ह्यूमिडिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो लिखो वो भी लिखाएंगे। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ। सर आपने लिखा दिया था। We should wear cotton cloth during summer. ऐसा क्यों है? As cotton cloth is good absorber of sweat या water. When water is absorbed by cotton and its fabrics, its surface area, when water is absorbed by its fabric, surface area of water increases, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। So water leaking is sweat. वास्तव में साल्ट रह जाएगा हमारी बॉडी में, पानी ही उड़ता है। आप देखो शर्ट में वाइट वाइट कलर का निकलेगा सॉल्ट, सॉल्ट कहीं नहीं उड़ सकता, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं हो सकता, उड़ेगा पानी। लेकिन जो वाटर उड़ेगा तो उस वाटर के उड़ने से क्या होगा? नीचे रह जाएगा। This evaporating water takes latent heat from our body and makes us cool. सर जो सॉल्ट है सर वो हमारी बॉडी पर भी रहता है। बॉडी पे भी रह सकता है, इवन इसीलिए तो हमें नहाना पड़ता है, और कपड़ों में भी रहता है तो कपड़े धोने पड़ते हैं। देखते नहीं हो साल्ट यहाँ इकट्ठा हो जाता है। सो इस तरीके से दिस इवेपोरेटिंग वाटर टेक्स लेटेंट हीट। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा लेटेंट हीट उसे चाहिए होगी। टेक्स लेटेंट हीट
from our body and keeps us cool. Keeps us cool. अब देखें now. Sir, outside temperature is hot. वो लिख सकते हैं आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई, सो ये हायर टेम्परेचर ये हेल्प्स इन फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन. इसी के आगे लिखिए. तो हायर टेम्परेचर helps in faster rate of evaporation. अब याद नहीं शुरू हो जाएगा, बस इसके एक दो क्वेश्चन और ओके एक दो और. क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक्सरसाइज का. सर, इसमें ह्यूमिडिटी के बारे में मेंशन कर सकते हैं. ह्यूमिडिटी के बारे में पूछा नहीं, इसलिए नहीं करेंगे. उसने सिर्फ समर के बारे में कहा है. अगर वो ड्राई कहता ड्राई समर तो कर लीजिए. वो समर लिखा है. सर, बट समर तो वही होता है, ड्राई. समर अब देखो चेन्नई का समर वो ह्यूमिड है और राजस्थान का ड्राई है. हम यहाँ बैठे हैं इसलिए ड्राई समर की बात कर रहे हैं, लेकिन चेन्नई में तो ह्यूमिड है ना, तो हम क्यों अपने मन से बोलें. आप मुझे ये भी कर सकते हैं. हाँ, सर, ये जो करें वो नहीं कराएंगे. देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल. 20 डिग्री. तो दूसरे का 197. नाउ केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. तो तुमको केल्विन में कितना दे रहा है? 293 is 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. तो डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? 293 माइनस 273. So this comes as 20. 20 degree. So that is अगला देखें 470 केल्विन. 470 केल्विन, तो उसको क्या लिखेंगे? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. फार्मूला वही रहेगा. 196. केल्विन इज 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन की जगह 470 लिख दो. 470 माइनस 273 इज डिग्री सेल्सियस. इसको सब्ट्रैक्ट करो. 197. 197 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस. सेकंड क्वेश्चन देखिए 25 डिग्री सेल्सियस. तो लिखिए केल्विन इज 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. तो 273 अब 25 यहाँ लिखो तो कितना हो गया? क्योंकि वो डिग्री सेल्सियस में लिया है तो डिग्री सेल्सियस की जगह पुट करो. दैट गिव्स अस 298 केल्विन. इसी का बी पार्ट देखो. केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. नाउ इट इज 273. सर, केल्विन का ये फॉर्मूला है, तो फिर डिग्री सेल्सियस का क्या है? यही फार्मूला जब डिग्री सेल्सियस निकालना. केल्विन दिया है तो केल्विन की जगह रख दो. अगर आपको डिग्री सेल्सियस का चाहिए तो इसी को बदल दो. K माइनस 273 इज डिग्री सेल्सियस. वही फार्मूला चाहे इसके लिए यूज करो, वरना हम लोग अलजेब्रा में फार्मूले में रख देते हैं, जो अननोन होता है निकाल लेते हैं. सर इसका हम लोग भी कर तो अभी कितना आ गया बताइए? 646. सकते हैं. 646. दैट इज 373 ना. Yes, sir. तो दिस इज 646. तो केल्विन आ गया. अब जरा देखिए नेफ्थलीन बॉन्ड डिसअपियर्स विद टाइम लीविंग नो ट्रेसेस. अगर हमने उसको मान लीजिए सिंक में डाल दिया या कहीं पर वॉश बेसिन में डाल दिया है, तो जस्टिन बोलो ऐसा क्यों होता है? So because naphthalene balls undergoes with a process which is known as sublimation, and in sublimation the solid gets converted into gaseous form without going into liquid form, and सो नेफ्थलीन बॉन्ड डिसअपियर्स विद टाइम. बहुत अच्छा आंसर दिया सर, है. नेपलिन क्या होता है? वो जो एक कपूर की गोलियां जैसे हम सिंक में नहीं डालते हैं 4-5 जो महकती रहती है कई कीड़े जगह, नहीं आते. ऐसा नहीं होता. मॉथ बॉल्स इनको कहते हैं. व्हाइट कलर. वाइट कलर की होती है ना गोल गोल, ऐसे सिंक में पड़ी रहती है स्कूलों की. तो वही 1 महीने में वो गायब हो जाती है. 15-20 में भी डालती है ना. हाँ, बाहर एक पैकेट सा मिलता है, उसी को 4-5 कप ऊनी कपड़ों में भी रखते हैं वही. तो नेफ्थलीन बॉल्स. ठीक है. अब देखो रोटियां पड़ी होती हैं. we can get the smell of perfume sitting several meters away. तो हम
देवांश बताओ क्यों एक परफ्यूम है, आप परफ्यूम अगर लगाओगे तो पूरे कमरे में महक आ जाएगी, क्यों? So because the smell of the particles of the perfume diffuse with the particles of air, and we know that the gas has the highest rate of diffusion, so it diffused and the particles diffused moves around the room, and we get the smell of perfume sitting बहुत 7 अच्छा होता meters है। away. सर इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने बता दिया, इसको लिख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेफ्थलीन बॉल, ठीक है, undergoes sublimation, it changes directly into gaseous state from solid state, hence disappear with time, इसलिए वो डिसअपियर हो जाती है। नाउ जो परफ्यूम है, परफ्यूम क्या होता है, इज हाईली वोलेटाइल। जब हम लगाते हैं वो लिक्विड है, लेकिन लगाते ही वो बहुत ही तेजी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। परफ्यूम इज हाईली वोलेटाइल, इट कन्वर्ट्स रेडली इनटू गैसियस स्टेट, बहुत जल्दी ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड पार्टिकल्स ऑफ गैस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी एंड फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन। गैस के पार्टिकल में क्या होता है, अगर वो गैस बन गई है, थोड़ी सी हीट दोगे तो गैस बन जाएगी, है ना। हाथ में परफ्यूम ले लो, गिराते ही उड़ जाती है कि नहीं। सो पार्टिकल्स ऑफ गैस क्या होते हैं, हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। बहुत पीछे अदिति हम इसमें नहीं जाएंगे कि ये ऐसा होता है वैसा, 2 रीजन देना ही काफी है। वास्तव में हम एक भी दे दें तो काफी है। हाई काइनेटिक एनर्जी है, फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन। its particle move very fast and reach other corner of the room soon। ये इतनी तेजी से चलते हैं और कमरे के दूसरे सिरे पर जल्दी ही पहुंच जाते हैं। and reach other corner of the room sooner। so इसलिए सेंस कर लिए जाते हैं किसी और के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, 4th क्वेश्चन। अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हुए क्रम में लगाओ तो सबसे कम किस में होगा, So 100 degree Celsius. ऑक्सीजन से ज्यादा किस में होगा, वाटर से ज्यादा किस में होगा, शुगर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ लिखो, ऐसे लिखना बारीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फिर ऐसे लिखे और नेक्स्ट देखो, जस्टिफाई देवांश व्हाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। So water is room temperature at liquid because it is fluid and shows fluidity. Sir, the intermolecular force of attraction is slightly less वो than. सब ठीक है। Sir, first question should be. लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके। सर ये तो आपने फिर बता दिया था। कराना है, चलो 6th कर लो पहले। ये देखो वाटर क्यों है, इसमें कोई साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, रिक्शे वाला भी बता देगा कि लिक्विड है। पानी वो बह क्यों रहा है, बिकॉज इट इज फ्लूइड, इट हैज नो डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, बस इतना ही लिखना काफी। Sir, volume fixed होती है. हाँ तो बट नो डेफिनिट शेप, ये लिखो। सो Sir, it takes the shape of container in which ये it's लिख kept. सकते हो, इट इज फ्लूइड एंड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। हाँ, 13 sir, properties of this
shape of container in which it is kept. Sir, its temperature is above 0 degree. वो भी लिख देंगे. It is kept. ये तो बाहर वालों की बात है जो एक लेमैन है. अनाड़ी. अब इसके बाद लॉरेट, खिलाड़ी की बात करो. तो पहले लेमैन की बात करो, फिर लॉरेट की. ये सब है. और एक और बात है, इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप. इससे तो एक बाहर वाला रिक्शे वाला तय करेगा. सो इट हैज, क्या बताइए, डेफिनिट वॉल्यूम. 2 लीटर दूध 2 ही लीटर रहेगा, चाहे घर ले जाओ चाहे बाहर ले जाओ, बट नो डेफिनिट शेप. और दूसरी चीज अब जस्टिन ने बता दी, रूम टेम्परेचर इज फॉलिंग बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. कितनी बड़ी बात बता दी कि कोई भी चीज अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में रहे तो क्या वो लिक्विड होती है, और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चली जाए और मेल्टिंग पॉइंट से नीचे है, चूंकि 25 डिग्री सेल्सियस वो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच पड़ रहा है, गैस तो इसलिए ये क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए कि नहीं. पहले गैस. अच्छा सॉलिड. क्या लिखे, एज रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर किसको माना था, 25 डिग्री सेल्सियस को. 32 sir. 25 को भी रूम टेम्परेचर माना. Above 0 degree. ठीक है. सो रूम टेम्परेचर फॉल्स बिलो, फॉलिंग बिटवीन, यही नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर आगे की क्लासेस में पढ़ोगे तो 25 ही स्टैंडर्ड माना जाता है. ठीक है. सो रूम टेम्परेचर फॉल्स बिटवीन, किसके किसके बीच पड़ता है बोलो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, सर इसमें शेप क्या है इसका, डेफिनेट रहेगा सर. इससे क्या मतलब है सर? मतलब कि जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है. तो इससे ये पता चलता है, बाहर वाला कहेगा देखो जिसमें डाला है उसी के तरीके का हो गया, ये लिक्विड ही है. तो बाहर वाले कैसे तय करेंगे, हम कोई वहाँ पर लेंस लेके कुछ तो नहीं है, हमने भी कभी तय तो किया नहीं है कि इसका मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है या कैसा है. हम किसी चीज़ को लिक्विड कैसे पहचानते हैं, जिस बर्तन में डाला जाए उसी का शेप ले ले, फिल नहीं करता है, लेकिन उसी की तरह सिलेंड्रिकल बर्तन में डालोगे तो सिलेंड्रिकल हो जाएगा, क्यूबिकल में डालोगे तो उसके शेप का तो हो ही जाता है, तो उसका शेप ले लेता है. इसकी अपनी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है कि जो डेफिनेट वही बाउंड्री ही रहे कि बाउंड्री पे निशान लगा दो और तो वहीं लाल निशान पानी में बना रहेगा. जहाँ पलटोगे बर्तन में तो कहाँ गया तुम्हारा निशान. इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री. हाँ बोलो क्या पूछ रहे सर हो. गैस में सर बट इसमें ये तो बोला ही नहीं गया कि इसको प्रूफ करना है कि वो लिक्विड है कि नहीं है. तो प्रूफ नहीं करना है, लेकिन वो पूछ रहा है कि वाटर क्या दिया है, पढ़ो, दी 2 रीजंस. तो 2 रीजन पूछा तो है, सर गैस में सबसे ज्यादा लेटेंट हीट स्टोर हो ऊपर सकती लिखा नहीं है, ये 2 रीजंस. सर बट ये तो बोलेंगे कि वाटर लिक्विड क्यों है, ये इसलिए तो पूछे नहीं है. क्या नहीं पूछा, सर कि वाटर लिक्विड क्यों है ये तो नहीं पूछे, बट वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है ये पूछा. तो वही हमने बताया, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है. तो लिख दो एट रूम टेम्परेचर. एट रूम टेम्परेचर इट फ्लोज, एट रूम टेम्परेचर it has definite volume, and at room temperature it takes the shape of container. ये सब एट रूम टेम्परेचर की बात. तो हम ये उस पर सिद्ध कर रहे हैं ना, रूम टेम्परेचर पे क्या क्या प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉपर्टीज एक लिक्विड की हैं. सर तो फिर ऐसे लिख सकते इट फुलफिल्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. फिर भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा, कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उन्हीं के आधार पर. फिर वो अगर वो लिखना चाहो तो एडिशनली लिखना. हाँ बोलो. सर वो समझ नहीं. जैसे 0 डिग्री पर बर्फ जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट है 0 से, और फ्रीजर का टेम्परेचर -25 डिग्री है. तो अगर -25 पे रख दोगी, कोई पूछे बताओ कि ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पर क्या होगा, यहाँ आइस होगी और यहाँ क्या होगा, वाटर. और 100 डिग्री तक पानी से ऊपर चला जाए तो स्टीम होगी कि नहीं. तो बोलो 25 डिग्री किस पर पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का टेम्परेचर है. मेल्टिंग पॉइंट के बाद वो पिघल गया, अब बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी वो पिघला ही रहा, तो पानी रहा कि नहीं. और 100 डिग्री से ऊपर निकल जाए तब तो स्टीम हो जाएगा.
तो ये जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, ये वाटर के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है 0 डिग्री से, और उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो इसमें इस बीच में उसे लिक्विड ही रहना पड़ेगा। नहीं, अगर 100 से ऊपर कर दोगे तो स्टीम बन जाएगा। जुपिटर में चली जाओ, वहाँ स्टीम बन जाएगा, वहाँ पर 125 डिग्री। अब अगला देखो, कह रहा है वाई स्टील एल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। So it has fixed shape. स्टील एल्मीरा, सर आयरन देखो ये आयरन की बनी होती है, और मैंने उस दिन आपको 1450 बताया था ना, वास्तव में इसका 1538 डिग्री सेल्सियस। हाँ? देखो अभी देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन क्या है, उसको करेक्ट कर दो। 1540 हाँ, तो 1538 डिग्री सेल्सियस। देखो आयरन स्टील एल्मीरा एट रूम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर इज रिजिड, ये कैसी है? because it is rigid Fixed and fixed shape and volume. शेप, डेफिनिट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनिट बाउंड। Sir, it is incompressible. बताना बाउंड्री बता सकते हो, बाउंड्री एंड देखो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, बात नहीं करो, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनिट बाउंड्री। इट इज इनकम्प्रेसिबल लिख सकते हो। And sir, its melting point is 15. वो अगर बहुत ज्यादा करना हो, नहीं तो इतने में कोई पता लगा सकता है। सो इट इज सॉलिड, इट इज सॉलिड। So 272 तक सर माइनस 272 तक सर एक सर टेम्परेचर जा चुका है। Sir, no, not fluid liquid. 269 -269 हीलियम पे पहुंचाया गया रशिया में, और फिर उसके बाद अगर अभी आया होगा तो मैं चेक कर लूंगा कि 269 तक का तो मुझे पता है। अगर आपने देखा होगा तो मैं भी आज देख लूंगा। 272 तक भी जा चुका है। सर, चलो, जो हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो 269 है। अब ये देखो, बाकी आगे का देखिए, 7th 8th क्वेश्चन हो गया है। 9th क्वेश्चन और देख लो। 9th में दिया है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड से लिक्विड बनने में अगर ए दिया है, फिर लिक्विड से गैस बनने में बी दिया है, गैस से फिर से लिक्विड सी है, लिक्विड से सॉलिड डी है। अब जरा देखिए, सॉलिड से गैस ई है, और गैस से सॉलिड, ये हो गया एफ। नाउ आना ए क्या है? सर सर इसमें सॉलिड से लेकर लिक्विड तक ट्रांजिशन हो रहा है, तो चल, फिर just- melting point. आप बताओ। हाँ, बी क्या है? और सर freezing. नहीं, आना बोलो। सर ये दिया है इवोपरेशन, क्योंकि लिक्विड से लेके गैस तक वेपराइजेशन. वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। पलक सी क्या है? कंडेंसेशन. लक्षिता? सर फ्रीजिंग, तो सॉलिडिफिकेशन. एक ही बात है, फ्रीजिंग। जस्टिन? Sir, deposition. So, sublimation, sir. Sublimation. Deposition. ठीक है। अब जरा देखो, कितनी बात हो गई ना। आपके बुक में वो 2 स्टेट हटा दी गई क्या? कंडेंसेट और प्लाज्मा, वो हटा दी गई ना। सॉलिड की 5 स्टेट होती हैं, थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो। प्लाज्मा सर गैस को बहुत ज़्यादा हीट करते तब बनता है जब वो अपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन छोड़ हटा देता दे। है। देख लीजिए, जो प्लाज्मा स्टेट होती है, प्रोटॉन भी हट जाते हैं ना। उसमें बहुत ज़्यादा हाँ, प्लाज्मा देख ले, फिर हम आगे बढ़ जाएं। सर इसके हाथ लगा दिए तो सर ये कौन सा बैठा इसको Now this is plasma ball. तो गरम हिट के रहते होता है कुछ नहीं। देखो तो इसमें क्या है, थोड़ा इसको फील करना है। तो ये टच कर देखो, सकते हैं। यहाँ पे टच करेंगे, हाँ इसको टच कर सकते हैं आप लोग। तो वहाँ आके ये इसके अंदर आयोनाइज स्टेट है, तो टच कर लीजिए आप। क्या कर लो? हाँ हाँ, आ जाइए।
टेस्ट करने के लिए ही तो है। Sorry. समझ में आ गया? वो बंद कर देंगे अभी आप फिर टेस्ट करो। देखिए डिस्चार्ज हो रहा है आपके यहाँ, हो गया? चलिए मुझे लगा हमारे हाथ में कोई मतलब चार्जेस नहीं होंगे तो फिर नहीं है, ऐसे नहीं आएगा। चार्जेस रहेंगे आप लोग के हाथ में, हमेशा चार्ज है तो उसके अपोजिट आ ही जाते हैं। आके देख लो, एक बॉल उसके अंदर भी रखी होगी, अभी चालू करेंगे। इसको देखो आप। Return call. तो देखते हैं। ठीक है, ओके, देख लिया आदित्य ना? तो इसमें मेन चीज़ जो बड़ा मजेदार इसमें से है। आयंस निकल रहे हैं जो कि इससे डिस्चार्ज हो रहे हैं। अगर आप हाथ रख दोगे तो हाथ से हो जाएगा। अब हम इसके बारे में सर अगर एक ग्लास हटा दे तो ग्लास हटा के भी कर सकते हैं। ग्लास हटा हुआ भी है, इससे कोई कुछ होगा नहीं। तो सर हमें गरम और वैसे कुछ नहीं लगेगा। कुछ ग्लास हटा हुआ भी हमारे पास रखा है, दोनों तरीके का है। इससे इसका ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें हटा हुआ ग्लास का भी है। सर वही दिखा दो प्लीज। कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है, बट प्लाज्मा के बारे में थोड़ा लिख लें। एक प्लाज्मा बॉल यहाँ भी रखी है, तो इसमें भी चला सकते हैं। ये महंगी होती है क्या? ये महंगी होती है? नहीं, महंगी 400-500 की होती है। वो कोई बात नहीं, आपने देख लिया ना, और ये उसमें ही है, वही है। ओके, वो उसमें लिखा नहीं प्लाज्मा बॉल, दिख तो रही है। दिख तो रहा है। कोई बात नहीं, स्विच उसका पीछे पड़ा हुआ, बट आपने देख तो लिया ना, वो उसी का छोटा वर्जन है। So इसका टेम्परेचर अब हम सारी बातें बता सर आपने अपने YouTube चैनल में दिखाया पिछले साल का। हाँ दिखाया, तो मैं अब आपको बता देता हूँ प्लाज्मा बोसाइंसिन कंडेंसेट के बारे में। नाउ जरा देखिए, सो मैटर हैज 5 स्टेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट इज प्लाज्मा स्टेट एंड बोसाइंसिन कंडेंसेट, पी स्टेट। प्लाज्मा स्टेट, सर फिफ्थ स्टेट बड़ा अजीब दिखता है। स्टेट अभी बता देते हैं, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट देखो, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? सन इज एट प्लाज्मा स्टेट, सन इज एट प्लाज्मा। देखो, जैसे हमने थोड़े समय पहले आपको बताया था हीलियम, हीलियम एक एटम है। तो कोई भी जो एटम होता है उसके सेंटर में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, और आउटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि गैस को इतना गर्म करो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दे, तो उस स्टेट को प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। यानी कोई सर शायद से प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ेगा। When gas is further heated at such temperature, that is, अगर हम देखें तो सन में जो उसका क्रोमोस्फीयर है, सन में देखो, सन में क्रोमोस्फीयर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है बोलो? 6000। और इसके कोर का टेम्परेचर 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। कितना ज्यादा होगा? एटमॉस्फेयर क्या? जो आपको कलरफुल दिखता है, जो आप देख सकते हो, 6000 Outer डिग्री है, layer। 6000 डिग्री है। जो गैस का सिलेंडर का, जो गैस का चूल्हा है ना, उसका 3000 है, इसका 6000 आउटर में। लेकिन अंदर वाला कितना है? सर 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है। तो अब इसमें इस टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े। यही है हाइड्रोजन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं भी होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हट जाता है। So plasma state is that state in which
all gaseous particles leave their electrons, then they form plasma state. Sun is a plasma state. बोले इतना समझ गया? In plasma state, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर क्या होगा बोलो? गैसियस, जो गैसियस प्लाज्मा का कोई केमिकल नेम है? नहीं, जो गैस के पार्टिकल्स अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दें बस, इवन वो उनके बीच मॉलिक्यूल बॉन्डिंग भी नहीं होगी, H2 नहीं होगा, वहाँ HH होगा, एटॉमिक, वो H2 का बॉन्ड भी टूट गया है, HH ने भी अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। समझ आई बात? फिर वो H है, फिर वो प्रोटॉन बन गया। वास्तव में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से जब एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है तो फिर वो प्रोटॉन कहलाता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकल के भागे, उसको सोलर फ्लेयर के तौर पर जाना जाता है, जो 2026 में इतनी बड़ी आने वाली है कि सबके मोबाइल बंद हो जाएंगे, सारे सैटेलाइट ध्वस्त हो जाएंगे। सोलर फ्लेयर 12-12 मील तक तो आता है, लेकिन इस बार बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर। यस, उसका टुकड़ा एक बाहर आ गया पूरा। अब जरा देखो क्या बताया, एट हायर टेम्परेचर गैसियस पार्टिकल क्या करेंगे बोलो? अपने क्या छोड़ देंगे बताइए? इलेक्ट्रॉन। क्या छोड़ देंगे? इलेक्ट्रॉन। लीव देयर इलेक्ट्रॉन। तो सर वो 6000 टेम्परेचर के बाद भी नहीं, 6000 इस टेम्परेचर, ये कोर में, ये क्रोमोस्फीयर है, कोर में ये काम होता है, तो उसका कोर प्लाज्मा स्टेट। ठीक सर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मतलब सर मेल्टिंग पॉइंट? देखो वेपर हो ही गया, हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट का भी कुछ नहीं होता, कोई भी गैस का प्लाज्मा हो सकता है। अगर किसी कोई भी गैस को तुम ज्यादा गर्म करो तो उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाओ, प्लाज्मा है। कह दो मरकरी का प्लाज्मा, ये इसका प्लाज्मा, उसका प्लाज्मा, हाइड्रोजन का प्लाज्मा, ये कोई ये नहीं है। सर वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके फिर फ्लेयर्स निकल के दूर दूर भागते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो निकल के वो कहेगा कहीं भी जाओ, इलेक्ट्रॉन तो और कहीं सर अगर उसके फिर हम टेम्परेचर लो कर देते तो वापस आ जाएगी? आएंगे, यूनिवर्स के सब जगह धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं से पाई होगा, रिकवर कर। तो क्या आपको बताया, इफ गैसेस, ज्यादा तुम्हें नहीं समझना, इफ गैसेस पार्टिकल लूज देयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी किसी के 3-3 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो तीनों ही ऑर्बिट के छोड़ दे, उसके इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए उसके पास, ये बहुत बड़ी बात है। तो लीव देयर इलेक्ट्रॉन, देन फॉर्म क्या करेगा बोलो? प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट। नाउ Bose-Einstein condensate, that is BEC। सत्येंद्रनाथ बोस जो हमारे यहाँ के थे और आइंस्टीन तो जर्मनी के थे, जो बाद में उन्होंने हिटलर ने भगाया था तो वो फिर अमेरिका में जाके शरण लिए थे, सर वो भी नाजी है ना, नाजी लोगों ने उन्हें भगाया था। सो लेट अस सी Bose-Einstein condensate क्या होता है। इन तीनों ने बनाया था। उन दोनों के कोलैबोरेशन से ये एक स्टेट आई, सर ये कहाँ देखा जा सकता है? अभी बता रहे हैं। प्लाज्मा तो आपने समझ लिया ना, फिर इसमें टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ा देते हैं। Bose-Einstein condensate। चलिए, सो सर इसका मतलब जो सन है वो गैस से बना है? हाँ, पूरी तरीके से। ओके, नाउ अब देखो, जब एब्सोल्यूट जीरो पर एनी गैस इज कूल्ड, क्या किया जाए बताओ? इफ द गैस इज पार्टिकल्स आर कूल्ड नियर एब्सोल्यूट जीरो, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर तुम पूरी दुनिया में 0 केल्विन टेम्परेचर ले आओ, 0 केल्विन समझते हो कितना होता है? 0 केल्विन समझो, ये मान लो ये मरकरी है, और ये मरकरी में ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। कोई तुम 373 केल्विन कहते हो और इसको 273 केल्विन कहते हो, लेकिन बहुत नीचे चले जाओ तो क्या वहाँ 0 केल्विन भी होगा? यस सर। क्योंकि वो केल्विन का स्केल है, लेकिन इसमें फिर अब निगेटिव जाना पड़ेगा, तो -263 डिग्री सेल्सियस। इस 270 -273 लिखा ना, 263 नहीं 273।
-2 -2। इस चीज को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप की अवस्था। इसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है? सर इससे नीचे कोई टेम्परेचर बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो इसका मतलब है कि अगर 0 केल्विन पे कोई चीज आ गई, कूल करते जाओ तो सॉलिड, फिर सारी चीजें बंद हो जाएंगी। गैस भी धीरे धीरे सब लिक्विड बनेगी, फिर सब सॉलिड, सब कुछ सॉलिड होगा, कोई वेपर नहीं होगी। और सॉलिड के पार्टिकल भी हिलना बंद कर देंगे। आपको मैंने ये बताया था कि नहीं कि वो टाइम स्टॉप कि वाइब्रेशन होता है ना अपने लेटिस पॉइंट, वो भी बंद हो जाएगा और अपनी जगह पे रुक जाएगा। एंड एवरीथिंग विल बी इन ए परफेक्ट ऑर्डर्ड स्टेट। वो कैसी स्टेट होगी? परफेक्ट ऑर्डर। अब जरा देखो तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज स्टेट ऑफ मैटर एट एब्सोल्यूट जीरो। एट एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है? 0 केल्विन पर, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि इन दिस ऑल पार्टिकल एट दिस टेम्परेचर क्या होगा? एट दिस सुपर कूल्ड स्टेट। ये तो सुपर कूलिंग हो गई ना, सुपर कूल्ड स्टेट। सर लेकिन आपने तो बताया था सर -2 सेंटीग्रेड सर, अभी तक कोई तो वहां तक अगर पहुंचाया जाए, एक टेंडेंसी देखी जाती है कि मान लो ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ तक पहुंचा दिया तो वो बाद में सोचेंगे कि यहाँ जाने पे क्या होगा। वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं कि यहाँ जाते तक ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आगे ग्राफ को ले जाया जाए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एट दिस स्टेट एवरीथिंग विल बी इन ए सॉलिड। भी कैसा? सॉलिड के पार्टिकल भी और पास आ जाएंगे, यानी उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी लगभग कम हो जाएगा, हाईली कंडेंसेट हो जाएगा। हाईली कंडेंसेट का मतलब समझते हो? इतना कंडेंस हो जाएगा कि कोई भी चीज एक दूसरे में कोलैप्स कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। समझ में आ गई बात? इट इज सो कंडेंस कि दैट दे विल कम नियरर टू ईच अदर। आपको ये बात पता है कि अल्टीमेटली अर्थ को अगर कंप्रेस किया जाए, दबाया जाए तो कितनी छोटी की जा सकती है? क्या ये एक पिन पॉइंट की जा सकती है? Yes, sir. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बिग बैंग थ्योरी, एक पॉइंट से ही पूरा ब्रह्मांड निकला है। Yes, और sir. अल्टीमेटली आप जहां पर ब्लैक होल देख रहे हो वहां पर बड़े बड़े सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम में 50 बिलियन सन है। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, मिल्की वे गैलेक्सी में 50 बिलियन सन है, और फिर हम उसमें से एक सन है, और सन की अपनी क्या है? सोलर सिस्टम है। तो एक एक गैलेक्सी में आप समझो 10⁹ स्टार्स होते हैं। पूरी गैलेक्सी एक ब्लैक होल में समा जाती है। सेकंड, ब्लैक होल क्या है? एक ऐसा ग्रेविटी का पॉइंट है कि जिसमें सन चला जाए तो चुपचाप बिना आवाज के चला जाए, वो पॉइंट। तो अब आप समझो एक पॉइंट से पूरा ब्रह्मांड ब्लास्ट हुआ है, आइंस्टीन ने बताया बिग बैंग, और अल्टीमेटली कई हैं क्या चीज? स्टीफन हॉकिंग ने बनाया था। हाँ, ये तो मतलब बिग बैंग थ्योरी किसने बताई? स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग। ये चेक करना। बिग बैंग थ्योरी इज गिवन बाय बिग बैंग थ्योरी इज गिवन बाय, ये बात सही है आपके स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने रिलेटिविटी का कहा था ना, प्रपोज्ड बाय जॉर्जेस इसमें लिखा है लेमेटर। ठीक है। जॉर्जेस लेमेटर। नाउ अब जरा देखिए, हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में देख रहे हैं। इट इज सुपर कूल्ड स्टेट। सुपर कूल्ड स्टेट में कुछ मैटर का अलग ही वो होता है। ओके, नाउ इसके बारे में लिख रहे हैं। इसको किसने दिया है? सो स्टेट एवरीथिंग इज इन परफेक्ट ऑर्डर एंड इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड तो नहीं लिखना चाहिए, बट बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड स्टेट है। सॉलिड फिर लिख देंगे तब तो वो इसी की स्टेट आ जाएगी। परफेक्ट ऑर्डर एंड वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई बट हाईली कंडेंस्ड। highly condensed. It is given by Satyendranath Bose and Albert Einstein. Satyendranath नाथ Bose and
Albert Einstein. इन दोनों की तरह दी गई। ओके, नाउ अब एक टेबल पर आ जाइए। ये एक टेबल इंपॉर्टेंट है। ये सभी स्लाइड वो भी बता दें। सी दैट इज क्वांटिटी और उसकी यूनिट और उसका सिंबल। तो क्वांटिटी मान लो टेम्परेचर। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। जो चीज मेजर की जा सके, जो चीज आप एक्सपीरियंस कर सको, वो फिजिक्स है। और उसे अगर मेजर कर लो तो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या तुम टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करते हो? कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और अगर उसे तुम मेजर कर सको तो क्या टेम्परेचर को मेजर कर लोगे? हाँ, उसके लिए sir. थर्मोमीटर होते हैं। तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो इस टेम्परेचर की यूनिट क्या हुई? टेम्परेचर तुम किस में मेजर करते केल्विन और सेल्सियस। हो? वैसे तो डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन ही मानी गई, क्योंकि जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वो Okay. डिग्री सेल्सियस नहीं दे सकता, वो केल्विन दे सकता है। Yes, sir. इसी में स्टैंडर्ड है। इसमें तो ऐसे माइनस में किसी को क्या अंदाजा लगेगा? स्केल में जो जीरो हो वही एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो इसलिए केल्विन का स्टैंडर्ड माना है। ओके, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं साइंस में? केल्विन में। और उसका सिंबल क्या हुआ जरा बताइए? केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है? क्रिस्टोफर केल्विन या कुछ भी नाम Thomas होगा। Kelvin। इसलिए हम उनकी यूनिट को कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं, स्मॉल में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी कॉपी में कैपिटल में लिख दोगे और फिर उसे रद्दी में बेच दोगे तो उससे साइंटिस्ट का अपमान होता है। इसलिए हमेशा यूनिट को डिस्टॉर्ट करके लिखा जाता है, जैसे अपभ्रंश करके। सर इसमें तो बिगाड़। बड़े में लिखा है। जैसे कैपिटल में नहीं लिखा है, उसका नाम सिंबल है। कैपिटल में है। नहीं है। मतलब कुछ भी लिखे तो सर कहाँ लिखा है? देखो, अच्छा छोटा। छोटा तो है। समझ में आया? जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो जब न्यूटन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और किसी ने ऐसे लिख दिया तो गलत होगा। वो फिर आप उसको रद्दी में बेच दोगे तो अपमान नहीं हुआ साइंटिस्ट का, इसलिए ऐसे लिखो। दिस इज करेक्ट। टेम्परेचर देख लिया। अब अगला देखो, फिर जो -29 डिग्री सेल्सियस वो सेल्सियस हम लोग की डेली रोजमर्रा की चीज है। हम लोग ऐसे बहुत सारे सेल्सियस में भी करते हैं और इवन फ़ारेनहाइट में भी करते हैं कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर है। वो तो एक कई लोगों ने दिए हैं। अब और जब साइंस की बात की जाएगी तो केल्विन में लिया जाएगा। सर पर इस स्टेटमेंट में तो आपने सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन का कैपिटल में लिखा है। तो यूनिट थोड़ी लिखवा रहे हैं, उनका नाम है। लेकिन जब यूनिट की बात की जाएगी, किसी का नाम थोड़ी डिस्टॉर्ट कर किसी सकते। का नाम है तो सर उसको खराब कर हाँ, पहला लेटर छोटा करके लिखना। अब जरा देखो अगला क्या है? लेंथ। लेंथ किस में मेजर करते हो? लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मीटर, METRE है। देख लो, जो चीज मेजरिंग के लिए उसको कहते हैं वोल्ट मीटर, तब TER लिखना। वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए, लेकिन मीटर की TRE है। इसी तरीके से करंट नापना हो तो एमीटर, तब एमीटर। हवा नापनी हो तो एनीमोमीटर, थर्मोमीटर, वो सब तब TER लिखना। मल्टीमीटर भी होता है। मीटर, यहाँ TER और यहाँ TRE। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वहाँ TER लिखना, ठीक है? अब देखो, तो इसकी सिंबल क्या हो गया? अगला देखो, बोलो मास। कोई भी चीज तुम आलू खरीदते हो तो मास किसमें लेते हो? किलोग्राम में लेते हैं। एंड इट इज kg। वेट, वेट का मतलब है कि अगर हमने 1 किलो कोई चीज खरीदी है तो अर्थ उसको 9.8 न्यूटन से अपनी ओर खींचेगी। 1 kg की चीज पर कितने का फोर्स लगाएगी? 9.8 न्यूटन। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इतने न्यूटन से खींच रही है तो 1 न्यूटन कितना होगा, उसका 1/10 कर दो 9.8 का। तो यानी अगर वेट है दैट इज पुल्ड बाय ग्रेविटी इज नोन एज वेट, तो उसको किस में नापोगे? फोर्स में। और उस फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। वेट इज द पुल
हम लोगों पे भी एक पुल लग रहा है ग्रेविटी का। जब हम उछलते हैं तो पता चलता है धरती खींच लेती, फिर से खींच लेती Sir, है। 9.3. तो वेट क्या है बोलो? इट इज ए पुल बाई डाउनवर्ड पुल। किसके द्वारा? Sir, बाई ग्रेविटी के द्वारा, यार्ड के द्वारा। अच्छा, उसको मेजर किस में करोगे? Sir, Newton. Newton. ठीक है। वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। वेट क्या है बोलो? So force. एक काइंड ऑफ फोर्स है। अब तो फोर्स किसमें मेजर किया जाता है? न्यूटन। सर फिर हमें ऐसे क्यों बोलते हैं कि हमारी वेट हम लोग न्यूटन में क्यों बोलते हैं, किलोग्राम में? किलोग्राम में बोलते हैं। जितने किलोग्राम तुम्हारा है उसमें 9.8 का मल्टीप्लाई कर दो, उतना वेट लग रहा है। सर मतलब अगर तुम मान लो इस एग्जांपल के तौर पर लो, अगर तुम 10 किलो की हो तो 10 into 9.8 कर देना, उतना वेट हर पर केजी पर। इसके लिए तुम्हारे में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, तो जब आगे आया है तो जब पढ़ाएंगे तब हम इस चीज को बताएंगे, वो वेट का ही चैप्टर है। लेकिन बस ये जान लो 1 केजी पर धरती कितना पुल लगाती है? 9.8 न्यूटन का फोर्स। तो हम मास क्या होता है बोलो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए मैटर। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो केजी में लेंगे कि किसी चीज में कितना अमाउंट है। लेकिन क्या पता तुम अगर इंटरस्टेलर स्पेस में चले जाओ, अंतरिक्ष आकाश में, जहाँ कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, वहाँ उसका वेट ही नहीं होगा क्योंकि उस पर कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर भी मास होगा। फिर वहाँ हमारा भी वेट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आपको खींचने वाला कोई दूर दूर तक कोई सोलर सिस्टम या कोई गैलेक्सी नहीं सर होगा। अगर कोई मेरे साथ कोई हो सर, उसका तो होगा ना सर। वो बहुत हल्का होगा क्योंकि अर्थ खींच रही है तो बहुत ज़्यादा है। इवन स्पेस क्राफ्ट में भी इतना नहीं होगा कि आपको खींच सके। अगर आप स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकले हो और सोचो स्पेस की क्राफ्ट की ग्रेविटी आपको खींच लेगी तो उतना नहीं है। सर अगर हम किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठे और सर वो 9.8 की स्पीड से चल रहा तो सर वो आपका- अभी हम आगे देखेंगे, सर वो इक्वली होगा ना? वो हम आगे देखेंगे। 9.8 स्पीड नहीं है, वो हम देखेंगे। बस आप ये समझ लो कि एक तरीके का पुल है, ज़्यादा सोचने की जरूरत है। फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। और उसका सिंबल क्या है? कैपिटल। ठीक है, थोड़ा बताना पड़ेगा, फिर आपके पास से अच्छे सवाल आएंगे। ठीक है, अब और देखेंगे। वॉल्यूम सेंटीमीटर सर क्यूब. मीटर क्यूब में लिख लेना। दैट इज वॉल्यूम को क्या है? क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब को ही तो क्यूबिक मीटर कहते हैं। वैसे वॉल्यूम हम लोग लीटर में जो रोज का दूध और ये सब लेने जाते हैं, लेकिन साइंस ने इसको नहीं माना लीटर को। साइंस ने माना है कि अगर कोई ऐसा बॉक्स, ये 1 मीटर है इतना, तो 1 मीटर का अगर मैं एक क्यूबिकल बॉक्स बना दूं, ये 1 मीटर, इसका क्यूब बनाओ जिसकी एक डायमेंशन इतनी हो, तो ये आधा है, आधा डायस है। तो इसमें अगर मैं ऐसा क्यूब बना दूं जिसमें सब 1 मीटर हो, तुमने लीटर तो खूब सुना होगा, 1 लीटर दूध सुना है कि नहीं? तो 1 मीटर क्यूब में अगर मैं पानी भर दूं तो कितने लीटर पानी आएगा? सर Sir, 1 मीटर एक- क्यूब। सर 1000 सर 1000 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं जो हम लोग रोज 1000 लीटर। ये तो पढ़ाई है क्लास में, क्वेश्चन भी था, समझ में आ नहीं पाया। अब जरा देखें, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी तो आपको मालूम है, दैट इज किलोग्राम और पर क्यूबिक मीटर। सर मास अपन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यूनिट वो उसका फार्मूला है और ये उसकी यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक। सर मास अपॉन वॉल्यूम ही तो हुआ, बस उसका यूनिट चेंज है। भाई वो उसका फार्मूला है। अब फार्मूले में जब यूनिट रखेंगे, मास की यूनिट की जगह किलोग्राम रख दिया, वॉल्यूम की जगह ये। भाई डेंसिटी का फार्मूला क्या है? लेकिन जब हम यूनिट की बात करेंगे तो मास की यूनिट मास की जगह रखनी होगी, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की, है ना? मास किसी न किसी चीज में तो करेंगे। अब इसी तरीके से प्रेशर। पास्कल। प्रेशर का मतलब है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर से समझो कि मान लीजिए अगर हम क्या करें, एक होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, कि पूरे एक एरिया में हम यहाँ पे गेहूं का दाना बिखेर दें तो ज्यादा प्रेशर है कि उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रख दें तब उस जगह पर प्रेशर आएगा। इकट्ठे कर तो वहां पर ज्यादा प्रेशर है। इवन जो पिन होती है ना, पेपर पिन जो बोर्ड में डालते हो, अगर तुम एक जगह उस पिन पे ही सारा फोर्स लगा दो तो हाथ में वो पायर्स भी कर सकती है, छेद कर सकती है। तो अगर आप एरिया कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ये देखो, प्रेशर का फार्मूला क्या है बोलो? सर फोर्स अपॉन फोर्स अपॉन एरिया.
तो वही फोर्स लगाओ, लेकिन एरिया कम करते जाओ। फोर्स तुम जितना लगा रहे हो उतना ही लगाओ। एक होता है कि ऐसे दबाओ तो हाथ में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाथ में यहाँ पिन रख के दबाओ तो उस एरिया तुमने कम कर दिया, तो ऐसे क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। तुम वही फोर्स ले रहे हो तुम अपने बैग का स्टेप का, लेकिन एरिया कम कर दो, एक रस्सी में ले जाओ बैग स्कूल में, तो क्या प्रेशर ज़्यादा लगेगा? दर्द होगा। तो अल्टीमेटली प्रेशर कब बढ़ता है? एरिया कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब फोम का खूब मोटा सा एरिया ले लो तो बैग वही है, तो प्रेशर कम लगेगा। एरिया कम करोगे तो प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए फोर्स की यूनिट क्या बताई, बताओ फोर्स की बताओ। PA न्यूटन। फोर्स की वैसे यूनिट क्या है बोलो? Force। न्यूटन अभी ऊपर है कि नहीं? और एरिया की क्या, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसकी प्रेशर की यूनिट है, लेकिन चूंकि इसको पास्कल ने बताया था तो इसलिए इसे वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। तो फोर्स को हमने क्या बताया, बताइए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया इट इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन पर मीटर स्क्वायर, और यही पास्कल है, इतना ध्यान रखो। तो दिस इज पास्कल, फिर P छोटा लिखो न्यूटन पर मीटर। पास्कल, और इसे क्या लिख रहे हैं? PA। इतनी बात समझ आ गई? तो कौन सी यूनिट हो गई? 1 2 3 4 5 6, ये 7 यूनिट्स और उसके सिंबल लिख के दिखाओ। सर ये एक ही क्वेश्चन करना है। सर फिर आप नया चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, फिर नेक्स्ट। अब इस चैप्टर का हमने हर कुछ पढ़ा दिया है, अब नहीं बचा है कुछ। सर इसमें क्वांटिटी क्लियर रहेगा, हम लोग को सिर्फ क्लियर समझ। क्योंकि अभी नहीं पता चलेगा, जब तुम कभी IAS या किसी की परीक्षा देने जाओगे तो वो छोटी छोटी चीज़ पूछा गई थी, वो यही सब चीज़ें होंगी। अभी हम आपको मोटी मोटी चीज़ पढ़ा दें, लेकिन वहाँ पे तो वो सब पूछेगा। तो बुक का हर एक चीज़ पता होना चाहिए, बुक के बाद कहीं पूछा नहीं जाता। 7th 8th 9th हर बुक का हर चीज़। सर डेट क्या है? ये आज 20th है, ये मिल गया ना। सो राइट फिजिकल क्वांटिटी, देयर यूनिट्स एंड सिंबल्स। क्वांटिटी का मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है। सर टेबल बनाए करिए। ये बस बना दीजिए, टेबुलेट कर लीजिए, ये कल भी आएगा। सर कल 2 वीक का टेस्ट, और सर टाइम? सर 100 का टाइम हम देख लेंगे, ज़्यादा की जरूरत होगी तो 2 घंटे से ऊपर ले लेंगे, हम पेपर देख के बताएंगे। सर उल्टे सीधे हम्म? उल्टे सीधे। ये बंद नहीं सर। बंद ध्यान रखा करो, देखो पैर लग गया, टेढ़ा हो गया, ऐसे करोगे पूरा वीडियो खराब हो जाता है। अभी टेढ़ा हुआ है कि पहले का? सर अभी है। अच्छा मैं पता है दूर है थोड़ा। हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट है, और ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हर्षिता ये बात समझ आएगी? इन दोनों के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिक्विड होगी कोई चीज़, क्योंकि सॉलिड से मेल्ट होकर लिक्विड बनी और लिक्विड से वेपराइज होकर फिर गैस बनेगी, तो यहाँ पे क्या होगी 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड होगी। सो वाटर इज लिक्विड इन लिक्विड स्टेट। अब देखो सॉलिड प्लस लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट। सो देवांश बोलो, सो वाटर कैसा होगा? सॉलिड प्लस लिक्विड। वाटर एग्जिस्ट, लिखो ऐसे लिखो, सो सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट। 0 डिग्री पर तो थोड़ा बर्फ भी होगा, थोड़ा पानी भी होगा, स्टेट को एग्जिस्ट।
तीसरी चीज देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर भावेंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या होगा? वाटर है, वेपर में liquid है। coexist। तो लिक्विड बोलो, लिक्विड वाटर तो उसका नाम है, liquid and gas. लिक्विड एंड गैस स्टेट्स कोएग्जिस्ट। ओके, नाउ अब देखिए, इज मैटर अराउंड अस प्योर? सर आप बायोलॉजी में जाते नहीं करा बायो किसके यहाँ चल रहा है? सर हाँ आपका कौन सा स्कूल है? सर एफओ स्कूल एयरफोर्स। आपका सर हमारे 3 टीचर है, एक फिजिक्स का टीचर। और केवी में क्या चल रहा है? Sir, is matter around us pure complete It's a होगा। complete. तो वो पहले करना। आप सब भी छोटा chapter 5 चल रहा है ना? चलो, छोटा चैप्टर वो कर लेंगे, फिर उसके बाद वो कर Face का blue color, face का blue। क्या Sir, मुझे वो कर लेंगे। अभी थोड़ा सा क्या इंडिया कंप्लीट हो चुका है ना, तो हम ब्लू भी करवा देंगे आपको, है ना? पहले जो हो चुका है वो कर देंगे। चैप्टर होगा। हाँ, बट सर वो 80 जो चैप्टर है स्टार्टिंग सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। पहले बायोलॉजी, फिर पहला केमिस्ट्री। तुम्हारा कौन सा हैप्पी आवर्स ना? सब फिजिक्स तो पढ़ाने इसमें के तीनों हाँ सर फिजिक्स करा दीजिए, फिजिक्स करा बाद दीजिए। फिजिक्स So ये chapter बात नहीं। सर आपने कहा था कि साइंस का एक और मैथ्स का एक हो जाएगा, तो आप एसएसटी चालू करवा देंगे। Yes sir, आप करवा दीजिए. सर French आप revolution. वो फ्रेंच रेवोल्यूशन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सर आप वो नहीं फिजिक्स ने अभी तक शुरू नहीं हुआ है फिजिक्स, हो गया है सर हमारा। तो सब चीज़ शुरू हो गई, तो बस अब 2 तारीख का इंतजार करो, उसके बाद समर वेकेशन में सब हो जाएगा। सब फिजिक्स पढ़ाने सर फिजिक्स करा दीजिए, अच्छा फिजिक्स रहता। अभी कहीं नहीं चल रहा है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कल एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे साइंस की, साइंस आपकी तेज बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, फिर जिसके मन का जो होगा वो कर। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जरा देखो, वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, टाइनी सेल्स हम सब बने हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, हम सभी सेल से मिलकर बने हैं, और सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी। ये सबसे छोटी, हमारे बॉडी में जो सबसे छोटी जीवित इकाई है विच इज लिविंग, वो सेल ही है। सेल के अंदर चले जाओ तो वहाँ कोई लिविंग नहीं है, बट एटम्स है वो सब लिविंग नहीं है। एटम्स है, मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड्स है, वो सब लिविंग नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी में सबसे छोटी लिविंग चीज क्या है? Cell. और उन लिविंग चीज से हम बन गए। देख लो, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब से मिलके क्या बनता है? सर एटम। एटम मिल जाए तो Molecule. मॉलिक्यूल, और बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल Compound. मिल जाए तो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड है, उनसे मिलके बनता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये सब चीजें बनती हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब है, फैट को लिपिड भी कहते हैं। इन सब से मिलके सेल बनता है। समझ आया? तो सेल के अंदर क्या क्या होते हैं बोलो? Cell. प्रोटीन होंगे, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, एटम। वो सब अलग बात है। इन सब, इससे बनाइए, इससे बनाइए, और मॉलिक्यूल बड़े बड़े हो जाएं। जैसे मॉलिक्यूल है ना, तो 1000 मॉलिक्यूल मिल जाए तो प्रोटीन है, वो हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। उन्हीं में से कुछ अलग तरीके से बनाएंगे तो फैट है, ऑयल, फैट समझते हो? और कार्बोहाइड्रेट इधर देखिए, जैसे चीनी, ग्लूकोज, राइस, गेहूं। कार्बोहाइड्रेट जब तुम खाते हो तो उससे तुम्हें एनर्जी मिलती है। अगर मान लो ये सोमालिया के लोग हैं या नाइजीरिया के लोग हैं, ये सिर्फ जो है
मीट का शोरबा खाते हैं, उसका जूस पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो उनकी बॉडी में फ्लैश नहीं है, वो हड्डी हड्डी दिख रही है। जिसने अगर जीवन भर गेहूं खाया है उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। वो अगर बच्चा है तो बच्चा ही रहेगा, बस खाता पीता रहे। उसकी बॉडी को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन से ग्रोथ होती है, कार्बोहाइड्रेट से शक्ति मिलती है। और जिस बच्चे को सिर्फ अगर प्रोटीन या दाल दे दी जाए तो क्या होगा? सर लंबा होता है, वो बढ़ता चला जाएगा, वो लेटा रहेगा, वो हाथ पैर नहीं ला पाएगा, क्योंकि हाथ पैर हिलाने के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। और बढ़ने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। और मान लीजिए अगर उसको फैट न दिया जाए, पतला रहेगा। रहेगा। अगर फैट न दिया जाए तो जो बाहर का टेम्परेचर वही अंदर का रहेगा, उसकी बॉडी में थर्मल इंसुलेशन नहीं होगा। इस स्किन के नीचे एक टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, वो हमें इंसुलेट करती है। जो मोटा आदमी उसको बर्फ पे भी लिटा दो तो इंसुलेटेड है बॉडी, वो मजे से लेटा रहेगा। तो इंसुलेशन कौन दे रहा है? फैट। हमारी बॉडी को कौन इंसुलेट करता है? आउटर टेम्परेचर से कौन अलग रखता है? फैट। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का क्या उपयोग है बताइए? फॉर एनर्जी। प्रोटीन किसके लिए है? Growth. और फैट किसके लिए है? इंसुलेशन। तो फैट इंसुलेशन देता है और ये एनर्जी देता है, और ये क्या देगा बोलो? Sir, growth. इसके अलावा भी हमारी बॉडी को विटामिन की भी जरूरत है। विटामिन किसके लिए? तो विटामिन हमें इम्यून सिस्टम देते हैं, अलग अलग बीमारियों से कौन बचाता है? तो ये इम्यून सिस्टम देते हैं। लेकिन ये सभी चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं? सेल के अंदर। तो अब अलग अलग तरीके के सेल हैं। वैसे एक प्लांट को देखा जाए तो प्लांट सेल से बनी है। ये प्लांट का सेल, ये किसका सेल है बोलिए? प्लांट का ये बहुत छोटा है, हम देख नहीं सकते, ये माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये किसकी सेल होगी? प्लांट की सेल है। तो प्लांट का अपना सेल है, वो हरी कलर की भी होगी क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होगा। लेकिन जो एनिमल है, एनिमल की अलग तरीके की सेल होगी, उनका डिफरेंस हम अलग देखेंगे। लेकिन हर चीज किससे बनी है वो अभी देखने की जरूरत नहीं है। अब ये एनिमल सेल से बनी होगी। सेल के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, लेकिन इसी तरीके की सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई। जैसे ईंट से मिल के क्या बनता है? घर। वैसे ही सेल से मिल के क्या बनता है? अच्छा, किसी भी सेल के अंदर उसका एक न्यूक्लियस भी होता होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा। ये सारी बातें। तो अब जरा देखो, सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। जैसे आंख के अंदर की जो ऑप्टिक सेल्स हैं उनसे आंखों का टिश्यू बन गया। लीवर के अंदर लीवर की सेल है तो लीवर का टिश्यू बन गया। तो सेल से मिलकर क्या बना बोलो? अब टिश्यू से मिलकर क्या बना? ऑर्गन। जैसे ऑर्गन में लीवर हो गया और बहुत सारे ऑर्गन, जैसे तुमने खाना खाया, फिर ईसोफेगस है, फिर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज है, इन सब से, फिर एनस है, रेक्टम, इन सब से मिलकर के पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। तो क्या ऑर्गन से मिलकर क्या बना बोलो? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बना? ऑर्गेनिज्म। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी में 12 सिस्टम है। और उन सबको मिला दिया जाए तो क्या बना? ऑर्गेनिज्म। हम एक ऑर्गेनिज्म है, और एक तरीके की अगर ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो क्या बनती है? पॉपुलेशन। क्या बनेगी? जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, सारे ह्यूमन मिल जाए तो क्या बनेगी? लेकिन तुम सिर्फ ह्यूमन के बीच नहीं रहती हो, तुम मच्छर भी मारती हो, और फिर क्या है कि कभी बकरी का दूध भी पी लेती हो, तो कहीं पर गाय मिल गई, कुत्ता भौंकने भी लगता है, बिल्ली भी आ जाती है, चूहे भी आ जाते हैं। तो हम सब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रहते हैं, जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? यस, बहुत अच्छा होता है, कम्युनिटी। समझ आया? कम्युनिटी का मतलब है विद वेरियस स्पीसीज वी इंटरेक्ट, जिनके साथ हम, ये वन काइंड ऑफ स्पीसीज, वन काइंड ऑफ स्पीसीज, जैसे ग्रुप ऑफ। तो ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन, कुत्ते की आबादी, गाय की आबादी, और ये विद ऑल स्पीसीज विद विच वी इंटरेक्ट। और इसके अलावा क्या, इनके अलावा भी तुम किसी से इंटरेक्ट करते हो? हाँ,
इसके अलावा हम हवा पानी भी लेते हैं, खाना पीना, उससे इकोसिस्टम बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? अभी हम यहाँ पे खड़े, हम इसकी बातें करने जा रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल क्या है? इट इज द बेसिक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग विद इन आवर बॉडी। सेल क्या है बोलो? smallest living thing in our body. उससे अगर तुमको हम सेल भी फाड़ के देखें तो उसके अंदर कुछ लिविंग नहीं, उसमें तुमको प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये मिलेगा। ये इसमें से कोई भी लिविंग नहीं है, सिर्फ यही लिविंग है, और इसके आगे सब लिविंग है, लेकिन ये लिविंग नहीं ना। तो ये स्मॉलेस्ट हुई कि नहीं? सेल इज So cell में ऐसा क्या जो वो living बन जाता है? ये भगवान से पूछेंगे हम लोग, चल के पूछते हैं। अभी चल पढ़ ले 5 मिनट और, इसको पूछ लिया जाएगा भाई। चंद्र चित्रगुप्त की सभा में चलेंगे, वहाँ पूछा जाएगा इस कुछ। देयर आर द समथिंग। अब जैसे ये है सेल क्यों बना, बहुत सारी चीज़ों का साइंस आंसर दे देता है, लेकिन जहाँ साइंस आंसर न दे पाए, जैसे कह दो ये बना है, सेल बना है, फिर ह्यूमन है, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जान क्यों है, उसे नफरत और प्यार क्यों होता है, ये फिर फिलॉसफी आ गई। जहाँ पे साइंस आंसर न दे पाए वो दर्शन शास्त्र है। वेयर साइंस कीप्स मम, दैट इज फिलॉसफी। और जहाँ तक साइंस आंसर दे ले, वो चीज़ क्या है? हम मरते क्यों हैं, हम जिए क्यों, हमारा जन्म ही क्यों हुआ, ना होते तो जो साइंस जहाँ चुप हो जाए वो दर्शन शास्त्र। समझ आ गया? दैट इज फिलॉसफी। और जहाँ तक साइंस आंसर दे रहा है, वेयर देयर इज लॉजिक, दैट इज साइंस। वेयर लॉजिक फेल्स, दैट कम्स अंडर फिलॉसफी। ओके, बात समझ आ गई? तो इसमें साइंस फेल हो जाएगा कि सेल क्यों लिविंग है, इसका आंसर साइंटिस्ट अभी तक नहीं दे पाए। लेकिन किसने देखा? क्योंकि उसके अंदर nerves स्लेडिन और शैवान ने क्या देखा, हम इसमें देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ देखा, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अगली बात क्या बताइए? सेल इज स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन आवर बॉडी। सर ये एनिमल्स है, सर ये एनिमल्स है। हाँ, तो मुझे लगा ये कोई प्रोकैरियोटिक है। वो भी बहुत अच्छा यूनिट, वो हम आगे देख लेंगे कि बहुत अच्छी बात बता नहीं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का भी अंतर बता नहीं, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम क्यों देखें भाई? जिसने चैप्टर पढ़ा है वो मजा ले रहा, तुमने नहीं पढ़ा तो कैसे नहीं? बहुत बड़ी बात है ना। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग In our body. इन Our body. our body. Our body is made up of millions of cells. तो Just सर 8 ऑक्टोलियन सेल्स होते हैं 8 octollion. सर 8 और 24 जीरोस 8 कितना? 10 के ऊपर 20 27 देखो जीरोस कितना ज्यादा है। तो होते क्या? आप ये देखो ना, आप इतना Octollion सोचो ना, quantity. मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन, सर करोड़ में 7 Quadrillion, pentillion, ट्रिलियन, septillion, जिलियन, octillion. और फिर उसके आगे भी होंगे। लास्ट में एलियन 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, और ये कह रहे हैं ऑक्टोलियन, तो 24 सेल्स होंगे, बहुत ज्यादा। और फिर इन्होंने और भी बताया क्वाड्रिलियन, फिर So pentillion, septillion, octillion, फिर वो और आगे, वो तो खैर decillion. कितना होगा, लेकिन ये मिलियन और बिलियन ट्रिलियन वो इनके बीच में ही आएगा, सेप्टिलियन। चलो अब देखो, Cell सबसे लास्ट भूगोल होता है। सेल इज स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन आवर बॉडी। समझ में आया? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, सो सेल इज द स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल थिंग, जब तुम जाते हो किसी डॉक्टर के पास तो कहता अच्छा जस्टिन तुम एक ड्रॉप ब्लड इसमें पेट्री डिश में छोड़ के चले जाओ ग्लास स्लाइड में, और फिर तुम कल ना भी आना, अपनी मम्मी को भेज देना, दवा दे देंगे। उस सेल में वो देख लेगा कि जस्टिन को क्या बीमारी है, सेल में है, जो तुम्हें बीमारी वो तुम्हारी ब्लड सेल में है, वो देख लेगा अरे जस्टिन है इसमें, तो ये बीमारी जस्टिन को, मम्मी को दवा पकड़ा देगा। तो इस तरीके से वॉट एवर इज अकरिंग इन अवर बॉडी that only occurs in cell. It is the gross which we feel in our body. वो उसका मिला जुला रूप है जो हम देख रहे हैं, हो वो सेल में ही रहा है, जो सेल में हो रहा है उसी से हमें बुखार आ रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो सेल के अंदर all the basic जो लाइफ प्रोसेसेस वी परफॉर्म आर परफॉर्म इन सेल। जो भी हम जीवन की प्रक्रियाएं अपनाते हैं वे कोशिकाओं के अंदर ही घटित होती हैं। So these all happens in
सेल, रेस्पिरेशन सेल करता है, रिप्रोडक्शन सेल करता है, एक्सक्रीशन सेल करता है। हम कहते हैं हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो तो ग्रॉस है, हो वहां से रहा है, तभी तो हमें निकालना पड़ रहा है। सो इसलिए वो फंक्शनल यूनिट भी हुई। सो सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट वी, ठीक है, परफॉर्म लाइफ प्रोसेस दैट आर परफॉर्मिंग। इसके बारे में हम अगली क्लास में। सर in living body होना चाहिए। हाँ? The cell is the smallest thing in living body होना चाहिए। हाँ, किसी भी लिविंग बॉडी, अवर बॉडी में बता रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर अगर डेड होगा तो फिर उसका नहीं होगा। उसके सब सेल मर जाते हैं। सर ऑर्गेनलीज के अंदर सेल वॉल नहीं होती ना, ऑर्गेनलीज के अंदर सेल वॉल नहीं गिनी जाती। में होती है, वो सब हम देख लेंगे। न्यूक्लियर न्यूक्लियस में होती है। सेल वॉल डेड होती है तो उसमें ना भी गिना जाए। वो तो सेल के अंदर हर चीज डेड है, बस सेल ही लिविंग है। सर हमें इस चीज़ के इस चैप्टर के भी नोट्स मिल जाएंगे, बस तो नहीं आपके, देखो मैम बना के देखो जाके। तो देख सकते हैं। हाँ, सर ये करके टेस्ट में आएगा। इसमें तो कुछ नहीं है। कल का ज़्यादा सर टाइम इसका देना। ब्लू कलर इसका ब्लू आप लोग बाय बेटा, ये ले। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बाय।